हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इट वेलकम टू डेरी वेब सीरीज को, जिसके 3 एपिसोड हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 4 को। अगर आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे एपिसोड में हमने देखा था कि लिली, रोनी, विल और रिच ने कब्रिस्तान से टेडी, सूजी और मैटी की आत्माओं की फोटो खींची थी, जिन्हें बहुत मुश्किल से वे लोग स्कूल की लैब में जाकर डेवलप कर लेते हैं, जहां फोटो में उन लोगों की आत्माएं साफ साफ नजर आ रही थी। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता था रोनी के पिता हैंक को जेल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि जिससे ये साबित हो सकता था कि उस रात टेडी, फिल और सूजी को थिएटर में किसी डीमन ने मारा था, ना कि रोनी के पिता ने। इसीलिए वे लोग उन फोटो को लेकर पुलिस चीफ के पास जाते हैं, जहां वे चीफ को बताते हैं कि डेयरी में कोई डीमन है जो बच्चों को मार रहा है। जिसके बाद वे उन फोटो को पुलिस चीफ को दे देते हैं। लेकिन जब पुलिस चीफ उन फोटो को देखता है तो उन फोटो में कोई भी आत्मा या भूत नहीं था। लेकिन जो फोटो विल ने ली थी उस फोटो में वो पेनीवाइज था, लेकिन वो फोटो काफी धुंधली थी। इसीलिए चीफ उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता है और वो लिली से कहता है कि तुम ये सब करके जूनिपर हिल में हमेशा के लिए अपनी शीट पक्की कर रही हो। मतलब अगर उसने ऐसा ही किया तो वो हमेशा के लिए असाइलम में पहुंच जाएगी। जिसके बाद वे चारों बच्चे एक स्टेडियम में बात कर रहे होते हैं, जहां विल कहता है कि उस डीमन ने हमें सिर्फ डराया, मारा नहीं। हो सकता है कि वो हमें मारना ही ना चाहता हो। जिस पर लिली कहती है कि ये भी हो सकता है कि उसने फिल, टेडी और मैटी को भी नहीं मारा हो सकता है कि उसने उन्हें कहीं छिपा कर रखा हो। जिस पर विल कहता है कि डेयरी में शायद पहले कभी ऐसा हुआ हो सकता है कि पहले भी बच्चे गायब हुए हो। तब लिली कहती है कि शायद मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। तब लिली कैफे में जूनिपर हिल्स की एक नर्स से मिलती है। दरअसल इस नर्स और लिली की जूनिपर हिल्स में ही दोस्ती हो गई थी और देखने में उस नर्स का व्यवहार काफी शांत और पोलाइट था, लेकिन वो नर्स भी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं दे पाती। अब सीन शिफ्ट होता है विल की माँ शैरलेट पर, जहाँ शैरलेट न्यूज़पेपर में हैंक के अरेस्ट होने की खबर पड़ रही थी। तब शैरलेट के घर पर उससे मिलने रोज आती है, जो कि एक सेकंड हैंड सामान की शॉप चलाती थी, जहाँ शैरलेट ने उनकी शॉप से कुछ सामान खरीदा था और वही सामान वे डिलीवर करने आई थी। जहाँ शैरलेट उनसे पूछती है कि जिस तरह से थिएटर में बच्चे मारे गए उस हिसाब से यहाँ पर रहना खतरनाक तो नहीं है। जिस पर रोज कहती है कि डेयरी एक बहुत प्यारी जगह है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ गलत चीजें होने लगती हैं, इसीलिए थोड़ा सावधान रहना। जिसके बाद रोज शैरलेट को अपना फोन नंबर देकर चली जाती है। यहाँ पर रोज का एक भतीजा भी है जिसका नाम डैनियल है। जिसके बाद हमें डिक हैलोरिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें फाइनली बैठकर ड्रिंक करने के लिए एक जगह मिल गई थी, जो कि कोई काफी पुराना घर था और ये घर शहर से बाहर एक जंगल के पास था। दरअसल डिक और उसके साथियों को कोई भी बार वगैरह में ज्यादा बैठने नहीं देता था, क्योंकि डेयरी के अधिकतर लोग उन लोगों के साथ भेदभाव करते थे, जिस वजह से उन्हें हैंग आउट करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। इसीलिए डिक चीफ से कहकर एक जगह मांगता है जहाँ डिक और उसके साथी आराम से ड्रिंक कर सके। ये जगह काफी पुरानी थी और ये लोग अब इसकी साफ सफाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ विल की माँ शैरलेट को वो फोटो मिल जाती हैं, जो कि विल और उसके साथियों ने कब्रिस्तान में खींची थी। जिस पर विल अपनी मोम को सब सच बता देता है कि उसने अपनी फ्रेंड रोनी की मदद करने के लिए ये सब किया। तब विल की मोम शैरलेट उससे कहती हैं कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा और अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो ये सब उसके पिता हेनलिन को बता देगी। तब विल भी अपनी माँ की बात मान लेता है। अब शैरलेट हेनलिन से विल को कहीं बाहर घुमाने ले जाने को कहती है, जिस पर हेनलिन विल के साथ समय बिताने के लिए उसे फिशिंग पर ले जाता है, जहाँ एक मछली को पकड़ने के चक्कर में विल का चारा खत्म हो जाता है। जिस पर हेनलिन कार में से चारा लेने चला जाता है, जो कि पास में ही खड़ी थी, लेकिन उस समय विल वहाँ पर अकेला था। तब विल को पानी में से कुछ महसूस होता है और अगले ही पल एक हाथ पानी से बाहर निकलता है, जो कि विल को पानी के अंदर खींच लेता है। जहाँ विल देखता है कि पानी के अंदर उसके पिता हेनलिन हैं, जिनका पूरा शरीर आग से जला हुआ है और वे विल से कहते हैं कि
तुम भी जलने वाले हो। तभी विल के पिता हेनलिन उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और उसे पानी से बाहर निकालकर शांत करते हैं। तब विल कहता है कि मैंने आपको पानी के अंदर देखा, आप आग से जले हुए थे। जहाँ हेनलिन भी देखता है कि विल के हाथ पर किसी के पकड़ने के निशान थे और हेनलिन समझ जाता है कि विल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और तभी वे लोग वहाँ पर एक लाल रंग के बैलून को देखते हैं, जिसका मतलब था कि पेनीवाइज उनके आसपास ही था। अब शार्लेट हैंक से मिलने जेल में पहुंचती है, लेकिन चीफ उसे ये कहकर हैंक से मिलने नहीं देता कि वह ना तो कोई लॉयर है और ना ही उसकी फैमिली। जिसके बाद शार्लेट हैंक के घर जाती है और रोनी की दादी से मिलकर हैंक के बारे में पूछताछ करती है कि वो उस रात कहाँ था। जिस पर रोनी की दादी कहती है कि ये सिर्फ हैंक को मालूम है कि वो उस रात कहाँ था। जिसके बाद हमें डिक को दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पर साफ सफाई में लगा हुआ था, जहाँ डिक को जंगल में एक बार फिर से उसकी मरी हुई माँ दिखाई देती हैं, जो कि डिक से कहती हैं कि तुमने जो देखा है और तुम जो जानते हो वो किसी को मत बताना। तभी मेजर हेनलिन वहाँ पर आ जाते हैं और वो डिक से पूछते हैं कि हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, जिस पर डिक उन्हें कुछ नहीं बताता। तब हेनलिन उसे विल के साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं, लेकिन डिक सब कुछ जानते हुए भी हेनलिन को कुछ नहीं बताता और हेनलिन को इस सब से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि डिक नहीं चाहता था कि हेनलिन किसी मुसीबत में पड़े। इसीलिए वो हेनलिन को इट के बारे में कुछ नहीं बताता। अब विल, रोनी, रिच और लिली वॉच टावर पर मिलते हैं, जहां विल उन्हें बताता है कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ था। जिस पर लिली कहती है कि मैटी जब गायब हुआ था तो उससे पहले जब वो मुझसे मिला था तो उसने मुझे बताया था कि उसे बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिल और टेडी के साथ भी कुछ अजीब चीजें हुई थी, जिस पर विल सिर्फ ये कहता है कि हम लोग खतरे में हैं। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ लिली, रोनी, विल और रिच को एक गोली देती है जो कि उसकी मोम की थी और उसने अपनी मोम के पर्स से 4 गोलियां चुरा ली थी। लिली कहती है कि जब वो डीमन हमारे पास आएगा और हमें डराने की कोशिश करेगा तब हम ये गोली खा लेंगे, क्योंकि ये गोली डर को खत्म कर देती है। इसके बाद क्लासरूम में मार्च लिली से कहती है कि वो पैटी केक, जो कि स्कूल की फेमस लड़कियों का ग्रुप था, उसे छोड़कर लिली के साथ रहना चाहती है। जिस पर मार्च फिर से लिली से दोस्ती कर लेती है। तब स्कूल का एक लड़का लिली और मार्च को हाय बोलने आता है, जिसे देखकर मार्च लिली से कहती है कि शायद वो लड़का लिली को पसंद करता है और लिली को भी उसे हाय बोलना चाहिए। ये सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है और वो मार्च से कहती है कि पहले मैं खुद को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। जिसके बाद लिली वॉशरूम में चली जाती है। लिली को लग रहा था कि मार्च पहले की तरह ही उसकी दोस्त बन गई है, लेकिन हकीकत में वो ये सब पैटी के ग्रुप की लड़कियों के कहने पर करती है, जिससे कि लिली उस लड़के के पास जाए। लेकिन वो लड़का स्कूल के सभी बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करने वाला था, लेकिन मार्च को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आखिरकार लिली उसकी बचपन की दोस्त थी, इसीलिए मार्च वॉशरूम में जाती है और लिली को सच्चाई बताने वाली ही होती है कि तभी मार्च की आंखों में जलन होने लगती है और लिली वॉशरूम के अंदर थी और मार्च वॉशरूम के बाहर। तभी मार्च मिरर में देखती है कि उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई हैं, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। मार्च बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे लिली समझ जाती है कि वो डीमन वहाँ पर आ चुका है। लिली वो गोली निकालती है, लेकिन तभी वो गोली फ्लश में गिर जाती है। तब लिली मार्च से कहती है कि वो खुद को शीशे में ना देखे, लेकिन मार्च दर्द की वजह से पागल हो रही थी। उसकी आंखें किसी सींग की तरह बाहर निकल आई थी। लिली को वो गोली नहीं मिल रही थी। अब मार्च पागलों की तरह चिल्लाती हुई एक लैब रूम में आ जाती है, जहाँ वो एक कटर मशीन से अपनी आंख काट रही थी। तभी लिली वहाँ पर आकर उसे रोकती है, लेकिन मार्च तब तक अपनी एक आंख काट चुकी थी और अपनी दूसरी आंख को काटने के लिए एक नुकीला हथियार उठा लेती है। लेकिन लिली उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मार्च को नहीं रोक पा रही थी। तभी लिली और मार्च की आवाज सुनकर स्कूल के सभी बच्चे उस लैब रूम में आ जाते हैं, जो कि लिली के हाथ में उस हथियार को देख लेते हैं, जिससे देखने में यही लग रहा था कि लिली ने मार्च की आंखें फोड़ दी हैं। अब हो सकता है कि इसके बाद लिली परमानेंटली असाइलम में चली जाए। फिलहाल ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ शार्लेट दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां हेनलिन का जूनियर उसे देख लेता है और वो हेनलिन को इसके बारे में बता देता है। अब
शैरलेट पुलिस चीफ से कहती है कि उसे हैंक की माँ के बिहाफ पर हैंक से मिलने दिया जाए, जहाँ वह चीफ को हैंक की माँ का साइन किया हुआ खत भी देती है। लेकिन चीफ फिर से बहाना बनाकर उसे अंदर जाने से मना कर देता है। तब शैरलेट उसे बताती है कि अगर उन लोगों ने उसे हैंक से नहीं मिलने दिया तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेगी, और वो ये सब पहले भी कर चुकी है क्योंकि वह एक समाज सेविका है और उन लोगों के लिए आवाज उठाती है जिनके साथ अन्याय हुआ है। और इसके लिए पुलिस चीफ को सरकार को जवाब देना होगा, जिससे पुलिस का ही नाम खराब होगा। और तब चीफ शैरलेट को हैंक से मिलने की परमिशन दे देता है। अब शैरलेट हैंक से कहती है कि सच बताना, तुम उस रात कहाँ थे? अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हें शोशैंक जाने से भी बचा सकती हूँ। शोशैंक एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है, और वहाँ से अधिकतर लोग जिंदा वापस नहीं आते। और पुलिस हैंक को उन बच्चों के मर्डर के इल्जाम में शोशैंक ही भेजने वाली थी। अब शैरलेट हैंक से कहती है कि उसे सच बताना ही होगा। तब हैंक कहता है कि वह उस रात एक लेडी के साथ था और वो लेडी मैरिड है और व्हाइट अमेरिकन है, और अगर उसने ये सब पुलिस को बता दिया तो पुलिस हैंक को रास्ते में ही कहीं मार डालेगी और साथ ही उस लेडी की लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हैंक ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वो उस रात कहाँ था। अब शैरलेट वहाँ से वापस घर आ जाती है, जहाँ हेलेन उससे पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, जिस पर शैरलेट उसे सब कुछ सच बता देती है। जिसे सुनकर हेलेन शैरलेट से कहता है कि तुम इस सब में मत पड़ो और इस सब से दूर रहो। तभी रात में विल को नींद नहीं आ रही थी, तो वह टाइम पास करने के लिए अपने टेलीस्कोप से बाहर देखता है, जहाँ उसे बाहर वही पेनीवाइज दिखता है जो कि उसे कब्रिस्तान में दिखा था। जिसे देखकर विल की डर से चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर हेलेन उसके कमरे में आता है और उसे शांत करता है। तब विल हेनलिन से कहता है कि उनके घर के बाहर कोई है, जिस पर हेनलिन घर से बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी हेनलिन को एक पेड़ पर वही लाल बैलून दिखता है जो उसे नदी में दिखा था। अगले दिन मेजर हेनलिन फ्रांसिस शॉ के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपने किसे हमारे पीछे लगाया है। जिसे सुनकर फ्रांसिस उसे एक रूम के पास ले जाता है, जहाँ एक रूम के अंदर डैनियल को रखा गया था और डिक डैनियल से पूछताछ कर रहा था और उनकी सारी बातचीत वे लोग बाहर सुन सकते थे। तब हेनलिन फ्रांसिस से पूछता है कि इसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। तब फ्रांसिस कहता है कि ये लोग बेस के बाहर ताका झांकी कर रहे थे, इसीलिए इसे पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया है। तब डिक हैलोरिन अपनी शक्ति से डैनियल के दिमाग को पढ़ने लगता है, जिससे डैनियल और डिक दोनों को ही बहुत तकलीफ होती है। और इसी प्रोसेस से डिक डैनियल के बचपन में पहुंच जाता है, जहां डैनियल एक रूम में खेल रहा था। तब डैनियल की आंट रोज डैनियल के पास आती है और डैनियल से पूछती है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर की कहानी जानते हो जो पश्चिमी जंगलों में रहता है। तब डैनियल कहता है कि वो गलू, उसकी कहानी तो हर एक बच्चा जानता है। तब रोज कहती है कि ठीक है, तुम मुझे वो कहानी सुनाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें वो कहानी याद है या नहीं। तब छोटा डैनियल कहता है कि इस संसार की सबसे बुरी शक्ति को आसमान से एक अंधेरे जंगल में गिराया गया, जो कि एक उल्का पिंड में बंद थी, लेकिन धरती से टकराने पर वो उल्का पिंड टूट गया और वो बुरी शक्ति आजाद हो गई। और वह तब तक उस अंधेरे जंगल में घूमती रही जब तक कि उस जंगल में हमारे पूर्वजों का जन्म नहीं हो गया। वो दानव जिस उल्का पिंड से धरती पर आया था, वो उल्का पिंड ही उसका पिंजरा था और उस उल्का में अभी भी वो शक्ति मौजूद थी। तब हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने उस उल्का से एक हथियार बनाया, जिससे वो उस मॉन्स्टर से हमारी रक्षा कर सके। हम वो हथियार अपने पास रखते थे और पश्चिमी जंगल से दूर रहते थे। और इसी तरह गल्लू की कहानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। हम लोग कभी भी उसके इलाके में नहीं जाते थे, लेकिन समय के साथ वहाँ बाहर के कुछ लोग बसने लगे। हमने उन लोगों को पश्चिमी जंगलों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वे लोग उसी जंगल में शिकार करने लगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गल्लू ने उन सभी लोगों को मार डाला। उन्हें खाकर गल्लू और ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो गया। अब वो दानव पश्चिमी जंगल से भी बाहर आकर शिकार करने लगा। तभी हमारी सेनापति सस्की के साथ सभी लोगों ने बात की कि एक हथियार से पूरे गांव की रक्षा करना मुश्किल है, इसीलिए हमें इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। सभी लोग उस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सस्की की बेटी नकानी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो हथियार लेकर अपने साथियों के साथ जंगल में उस उल्का पत्थर को ढूंढने चली गई।
लेकिन जब शशकी को ये पता चला कि उसकी बेटी पश्चिमी जंगल में गई है, तब वह उसे ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन हथियार के बिना उस दानव से खुद को बचाना नामुमकिन था, इसीलिए वो दानव उनके सामने उसी रूप में आया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। और एक एक करके गल्लू ने सभी को अपना शिकार बना लिया और अब शशकी बिल्कुल अकेली थी। तब वो शशकी के सामने आया। तब शशकी ने उस पर हमला किया, लेकिन आम हथियारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब उस दानव ने शशकी पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। शशकी की आवाज सुनकर उसकी बेटी वहाँ पर आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शशकी तब तक मर चुकी थी। नेकानी अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी थी। तब नेकानी ने जंगल में जाकर उस गुफा से ऊल का पिंड को बाहर निकाला और जंगल के चारों तरफ गड्ढा खोदकर उन ऊल का पिंडों को दाब दिया, जिससे गल्लू जंगल से बाहर ना आ सके। और वो पिलर हमेशा गल्लू को जंगल से बाहर आने से रोकते हैं। तब डिक डैनियल से पूछता है कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ वो पत्थर दबे हैं और वो पिलर्स कहाँ पर हैं। तब डैनियल उसे गेट खोलकर एक घर दिखाता है जहाँ से होकर उन पिलर्स तक जाने का रास्ता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि पेनीवाइज उस जंगल से बाहर कैसे आया और वो डेरी में किस जगह पर है।